सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। जब भी एग्जाम्स नजदीक होते हैं आप सबकी एक्सपेक्टेशन होती है मेरे से कि सर आइए हमें क्लास कंप्लीट करवाएं, रिवीजन करवाएं। तो वैसे पटवार एग्जाम के अंतर्गत अपन ने काफी कुछ कर लिया था। यहाँ पर राजस्थान जीके वगैरह देखा जाए तो वहां कर लिया था, हिंदी कर ली, इंग्लिश कर ली, कंप्यूटर कर लिया, सब कुछ कर लिया। सर गणित करवा दूंगा मैं, आर के सर की क्लास लगवा दूंगा गणित की, ठीक है, ओके। गणित करवा दूंगा, आर के सर की एक बढ़िया क्लास लगवा दूंगा, बढ़िया देख लेना दीपावली से पहले ही। और उसके साथ साथ और कौन सी क्लास है, इकोनॉमिक्स की जो है राजस्थान इकोनॉमी की क्लास है वो, और करंट है, और ये है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी। सर इतना लेट कैसे है बेटा, जीव जानता है मेरा, ये जो कंटेंट देखोगे ना तुम्हें पता चलेगा आसान नहीं होता है। इस तरफ खड़े होना और लाखों बच्चों का गुरु होना, मिलियंस ऑफ बच्चों का गुरु होना आसान नहीं होता है। समझा करो थोड़ा सा, है ना, एक ही जीव हो, थोड़ा सा रहम करो। आप लोग मुझे बहुत प्यारे हैं इसलिए ये आप लोगों के लिए करता हूं। संपूर्ण विश्व ज्योग्राफी पिछली बार 5-6 क्वेश्चन आए थे। मुझे बहुत खुशी होती है कि पूरे साल आप मेरे साथ बैच में पढ़ते हो। लगभग सभी बच्चे पटवार वीडियो कॉम्बो आपने पढ़ा, और अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के आगामी रीट है, सेकंड ग्रेड है, लैब असिस्टेंट है, जो भी आपको बैच ज्वाइन करना है फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। 20 तारीख तक दीपावली ऑफर है। उसके बाद भले ही वीडियो एग्जाम के बाद पढ़ाई स्टार्ट कर देना, लेकिन एक बार बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये आपके साथ पूरे साल पढ़ो। लास्ट टाइम मैं रिवीजन कराऊंगा मैं ही सबसे ज्यादा, तो मेरे से पढ़ोगे पूरे साल ऐप में, और लास्ट में रिवीजन मेरे से करोगे, सिलेक्शन तो हो गई आपका। यहां हम बात करें सिलेबस की, पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा, मजा आएगा आप लोगों को। सिलेबस की हम बात करें तो विश्व भूगोल की बात करें, एक टॉपिक है, ये 30 अंक का है, तो 10-10 नंबर मान के चले। 10 वर्ल्ड ज्योग्राफी के, 10 इंडिया ज्योग्राफी के, और 10 राजस्थान ज्योग्राफी के। इंडिया ज्योग्राफी में कोई ज्यादा विशेष है नहीं, मैं इंडिया ज्योग्राफी की मैं बात करूं मैं एमसीक्यूज करा दूंगा, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। और राजस्थान ज्योग्राफी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2025 के पेपर मैंने एक एक प्रश्न बहुत डिटेल में करवाया है, वो रट लेना। तो इसमें विश्व के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़, और लास्ट में जो महाद्वीप कहा है, तो आप लोगों को पूरा महाद्वीप घोट लेना है। आप लोगों को महाद्वीप को घोट लेना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। महाद्वीप के अंदर आपकी नदी भी आ जाती है, पहाड़ भी आ जाते हैं, झीलें भी आ जाती है, विश्व के महत्वपूर्ण स्थान, नगर, सब कुछ आ जाते हैं। तो आज ये कॉन्टिनेंट की क्लास लेके आया हूं, महाद्वीप की क्लास है जिसमें से सब कुछ क्लियर होगा। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे ग्राम विकास अधिकारी के अंदर ज्योग्राफी से, उसकी बात कर ले। आ जाओ। क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर होती है वो 1000 मीटर, अगर आप ऊंचाई पे जाओगे तो आपके 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिर जाएगा। आप माउंट आबू जाओ, अभी टेम्परेचर इतना ठंडा लगेगा यार, सर्दी लग रही भयंकर वाली, क्योंकि वहां आप 1700 प्लस मीटर ऊपर चले जाते हो, ठीक है, ओके। उमाकांत कह रहा है अजमेर आए हैं आज आपसे मिलना है, तो बेटा अभी तो मैं 12:30 क्लास में हूँ, 2 बजे तुम मुझे मैसेज करना, आई विल अवेलेबल देयर। तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है। 165 मीटर पर ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, ठीक है। 165 मीटर आप ऊंचे जाओगे तो टेम्परेचर कितना गिरेगा, एक यहां पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, माइनस हो जाएगा। पृथ्वी की, हालांकि ये चीजें दी हुई नहीं थी सिलेबस में, पता नहीं पिछली बार कहां से पेपर में पूछा था, इस बार अपन जो सिलेबस में है वही पढ़ेंगे। पृथ्वी में उप सौर की स्थिति, उप का मतलब होता है नजदीक। अब पहले के टाइम में क्या होता था, उपनिषद लिखे जाते थे, ठीक है, उपनिषद लिखे जाते थे। उपनिषद मतलब गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाए वो उपनिषदों में संकलित किया गया था, वैदिक साहित्य के अंदर, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। उप का मतलब होता है नजदीक, तो सूर्य जब पृथ्वी के नजदीक होता है, और नजदीक कितना गुरुजी, 14.8 अरब किलोमीटर जो है आपका यहाँ पर 14.8 करोड़ सॉरी किलोमीटर्स में, तो ये होता है उप सौर की स्थिति। उप मतलब नजदीक की स्थिति होती है इसकी जनवरी के महीने में, है ना। उप सौर की स्थिति की बात करें तो वो होती है आपकी उप सौर की स्थिति 3 से 5 जनवरी को होती है। जनवरी के अंदर भी देखो 3 से 5 जनवरी, और एक होती है जुलाई के अंदर आपकी स्थिति होती है, वो होती है अपसौर। अपसौर की स्थिति ये होती है आपके 15.2 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। इतना सूर्य हमसे दूर चला जाता है पृथ्वी से, और लगभग 50 करोड़ का डिफरेंस आ जाता है। तो उपसौर अपसौर का ये हो गया। फिर एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे, अगर तुम लोग डर रहे हो तो डरना है नहीं। महाद्वीपों की मैं विशेषता बताऊंगा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, या तो महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी पूछ लेंगे, या उसकी माउंटेन के बारे में पूछ लेंगे, या उसकी कोई विशेष बात। कौन से आएंगे मैं अभी बता दूंगा। 5-7 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए एक क्लास आपकी लगभग 80% क्वेश्चन मिला देगी। अगर पूरे साल मेरे साथ पढ़ा है आपने बहुत डिटेल में, यहाँ बढ़िया रिविजन मैं कराऊंगा। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन, अब इसे क्या है, पाताल तोड़ कुएं कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं पाताल तोड़ कुएं। पाताल तोड़ कुएं कौन से महाद्वीप की विशेषता है। अगर आपने इंडिया जी के रामबाण किताब हर बच्चे के टेबल पर होनी चाहिए। मुझे इतने बच्चे खुश हो रहे हैं इस किताब को ले जाने के बाद में, मजा आ गया कि सर इतना बढ़िया कंटेंट इसमें हमने तैयार करके दिया, इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टैक, सब कुछ। तो ये क्लास किताब हर बच्चे के पास होनी चाहिए। विश्व भूगोल भी इसमें है, साइंस टैग भी है, कंप्यूटर भी है, पर्यावरण पारिस्थितिकी भी है। ये बहुत बढ़िया किताब है, तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ये क्या, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की विशेषता है जहां पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। एक अच्छा प्रश्न आएगा ऑस्ट्रेलिया से, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है,
या हम बात करें जो प्रवाल भित्ति के संबंध में, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पर है? प्रवाल भित्ति का प्रश्न फन्ना फुट्टी, ये भी आया था पिछली बार ग्राम विकास अधिकारी के अंदर। आइए बात करते हैं। एक पूछा है अंतर सागरीय कैनियन, ये कहां पर है? ये प्रश्न है वो डिलीट हुआ था। सर डिलीट क्यों हुआ था? ये प्रश्न इसलिए डिलीट हुआ था कि अंतर सागरीय कैनियन यानी कंदराएं जो होती है समंदर के नीचे जब आप जाते हो तो यहां पर महासागरीय मग्न तट है, फिर महासागरीय ढाल है, फिर महासागरीय मैदान है। ये तट है, ये ढाल है, ये होता है तट, फिर आती है ढाल स्लोप, और फिर होता है महासागर का मैदान। तो मैदान के अंदर आप जब देखोगे तो कई सारी चीजें पाई जाएगी। मैदान के अंदर आप देखोगे गर्त पाए जाते, बड़े ग्रेट मैरियाना जो है विश्व का सबसे गहरा गर्त है, लगभग 11 किलोमीटर, विश्व का सबसे गहरा गर्त, वो आप ग्रेट मैरियाना ट्रेंच कहां पर है बताओ? इस बार क्वेश्चन आ जाएगा, मैरियाना ट्रेंच कहां पर है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के उधर आप उत्तर पूर्व की तरफ, तो वो मैदान के अंदर पाई जाती है ऐसी संरचनाएं। तो इन तीनों के अंदर ये संरचनाएं पाई जाती है, इस वजह से ये प्रश्न डिलीट हुआ था। इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। तो मग्न तट, ढाल और मैदान, यहां पर कैनियन यानी कंदराएं, कंदराएं मतलब जमीन फटी हुई रहती है, फटी हुई रहती है, नदियां जब आती है ना तो उस तरीके से। ओके, उसके बाद देखो एक है फना फुटी है, थोड़ा कठिन प्रश्न था, बड़े बच्चे सोच रहे थे कि सर कैसा प्रश्न आ गया। फना फुटी, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा पर्वत कहां पर है? जापान में। फना फुटी कहां है? जापान में। तो हम बात करें जापान का, एक क्या है? प्रवाल द्वीप है। ये क्या है? एक प्रवाल द्वीप है जो कि आपका जापान में है। तो ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। देखो पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, बच्चे को सिलेबस साथ में रखो, पीवाईक्यू करवाओ, उसके बाद में चल मेरी डोल की डमाक का दम, किसका झिंटिया किसका तम। देखो हंसते खेलते पढ़ा करो, यूं रो रो के मत पढ़ा करो, इतने से छोटा सा दिमाग है तुम्हारा, है ना, छोटी एज के अंदर जेन जी जनरेशन है आज की। मैं बात करूं तो 20 से 25 साल वाले बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं, टेंशन मत लिया करो तुम लोग। ये इस वीडियो के नीचे जो ब्लैक कलर में लिंक दिया हुआ है ये ज्वाइन कर लो, फटाफट जाओ टेलीग्राम ग्रुप में, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। आजो, आज के बच्चे बड़े टेंशन लेते हैं। कभी भी आपके पेरेंट्स से बात होती है, कहते हैं गुरुजी आज के बच्चे इतनी टेंशन लेते हैं, और इनका इतना सा तो दिमाग होता है छोटा सा, छोटी से छोटी चीज को टेंशन में ले लेते हैं। अरे टेंशन नहीं लेनी है, किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोए। महाद्वीप की हम बात करेंगे। सबसे पहले आगे चलते हैं, सबसे पहले आगे चलते हैं। विश्व के टोटल 7 महाद्वीप हैं। इधर से स्टार्ट करें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, एशिया 5 नंबर, 6 नंबर ऑस्ट्रेलिया, 1 2 3 4 5 6, 7वें नंबर का डाकी ये रहा। अब यहां पर तो कोई रहता है नहीं, तो ये जनशून्य आबादी है, मतलब यहां पर आबादी शून्य क्षेत्र है ये अंटार्कटिका। पर अंटार्कटिका में भारत के जो है रिसर्च सेंटर बहुत सारे हैं। साइंस टैग की क्लास ठीक है, राहुल सर की लगा दूंगा, ठीक है, मैं सब लगा दूंगा, मुझे पता है कौन कौन सी लगानी है। इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट भी कर दोगे, मैं याद रखूंगा। मेरे प्यारे साथियों, ये 7 महाद्वीप याद रखना। आर्कटिक है तो वो सागर के अंदर आ जाता है, वो महासागर के अंदर, सागरों के अंदर आ जाता है वो आर्कटिक। ठीक है, ये साउथ पोल है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। वैसे चुंबकीय ध्रुव अलग होता है, आपसे कई बार परीक्षा में पूछा जाए कि चुंबकीय ध्रुव वो अंटार्कटिका में हम देखेंगे, ये दक्षिणी ध्रुव है। चुंबकीय ध्रुव है वो थोड़ा टेढ़ा है ना। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव यहां पर है कनाडा के पास में, ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। और एक्चुअल में भौगोलिक ध्रुव की अगर हम बात करें तो ये भौगोलिक ध्रुव तो डायरेक्ट सीधा है, लेकिन चुंबकीय ध्रुव थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ये महाद्वीप है 7, हिंदी में मैंने लिख दिए। महासागरों के अंदर प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है। 4 महासागर है, 7 महाद्वीप है। आगे बात समझ में, घनी चौकी बात है गुरु जी, घनी चौकी बात है। एक सीधी सा प्रश्न, एक थोड़ा सा पटा के गले में खराश थोड़ी ज्यादा होने लग गई है, एक बार पेपर्स हो जाए सारे, दीपावली के आसपास डॉक्टर साहब से मिलना पड़ेगा। क्या है कि तुम लोग सोचोगे गुरुजी बार बार क्या करते हो, वो हकीकत में क्या होता है, मैं खुद भी परेशान हूँ इस चीज से कि लंबे समय तक उत्साह के साथ पढ़ाने के बाद रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हो गया था, पता है आपको। वो श्रद्धापूर्वक भगवान के भजन करते थे, और मैं श्रद्धापूर्वक तुम लोगों को पढ़ाता हूँ दिन रात 12-12 घंटे। जब भी मैराथन एग्जाम होते हैं तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है टीचर के लिए, ये यंत्र बड़ा काम का होता है। तो आई होप आप समझोगे इस बात को। क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीप है और जनसंख्या के अनुसार महाद्वीप। एक सीधा सा प्रश्न आएगा, एक सीधा सा प्रश्न आएगा, क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीप बताओ, जनसंख्या के अनुसार महाद्वीप बताओ। सीधो सीधो प्रश्न आवेला, एकदम सीधा सीधा प्रश्न। ठीक है, एकदम सीधा सा प्रश्न, आराम से बता दोगे। लेकिन थोड़ा सा उसके लिए क्या है, आप लोगों को कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। बात करें यहां पर, अरे हाँ वो बोलने की वजह से प्रॉब्लम है, कोई खांसी नहीं है बेटा, बोलने की वजह से ज्यादा बोलते हैं तो स्वर तंत्र हिल जाता है, समझा करो। तुम भी कभी पढ़ाओगे तब पता चलेगा। ये क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीप है, ये जनसंख्या के अनुसार महाद्वीप है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एशिया सबसे टॉपर है अपना, एशिया बच्चे पैदा करने के मामले में, चाइना इंडिया सबसे आगे, विश्व की लगभग 1/3 लेके बैठे हैं। ठीक है, ओके। फिर एशिया और अफ्रीका जनसंख्या के मामले में भी टॉप है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी टॉपर है। तो सबसे पहले इनको यहां पर क्लियर कर लेते हैं कि भाई सर ये एशिया और अफ्रीका को तो आप साइड में रख दीजिए, ये क्षेत्रफल में भी टॉपर है
और जनसंख्या में भी टॉपर है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, ये क्लास है वर्ल्ड ज्योग्राफी की है, तो सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी तो रामबाण क्लास है, ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक वालों के लिए भी। तो आगे आ जाओ। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद में आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। यहां पर देखो क्षेत्रफल के अनुसार एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, लेकिन जनसंख्या में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका वो आपका चौथे और पांचवें नंबर पे चला गया। तीसरे नंबर पे यूरोप आ गया, ठीक है, तीसरे नंबर पे यूरोप आ गया, क्योंकि यूरोप में बहुत सारे देश हैं, इस वजह से जनसंख्या होना लाजमी है। तो यूरोप तीसरे नंबर पे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका अपना जो सीक्वेंस है वो चौथे पांचवें पे चला गया, जो तीसरे चौथे पे था वो चौथे पांचवें पे चला गया। 3 4 4 5, 3 4 4 5, बीच में कौन आ गया गुरुजी? यूरोप आ गया। बीच में कौन आ गया? यूरोप आ गया। एक बीच में कौन आ गया? यूरोप आ गया। ये थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद हम हर एक महाद्वीप की ओर चलेंगे, हर एक महाद्वीप की। फिर अंटार्कटिका की बात करें तो गुरुजी क्षेत्रफल के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल तो सबसे कम होना चाहिए, ठीक है सर। अंटार्कटिका में जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं रहती सर, बिल्कुल। तो सबसे लास्ट में हमने क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया को डाल दिया, सबसे छोटा सा है महाद्वीप। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जनसंख्या अंटार्कटिका में बिल्कुल लोग नहीं रहते, इस वजह से 7वें नंबर पे डाल दिया। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को क्षेत्रफल के हिसाब से, अंटार्कटिका को जनसंख्या के हिसाब से 7वें नंबर पे डाल दिया। फिर बारी आई उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद में ऑस्ट्रेलिया डाल दिया, तो फिर अंटार्कटिका और यूरोप बचा। तो क्षेत्रफल में अंटार्कटिका का क्षेत्रफल ज्यादा है, यूरोप का क्षेत्रफल कम है, तो ये दोनों सेट हो गए 5वें छठे पे, और तीसरे चौथे पे यही थे। इधर हमने जनसंख्या की बात की तो यूरोप बीच में आके कूद पड़ गया, जैसे कि काड़ियों कूद पड़ियो मेले में। तो यहां हम बात करें एशिया अफ्रीका के बाद में यूरोप आ गया, यूरोप के बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा। बात हो रही है जनसंख्या की, जनसंख्या सबसे कम कहां पर सर? अरे सबसे कम जनसंख्या अंटार्कटिका में, डालो 7वें नंबर पर इसको, बच गया कौन? ऑस्ट्रेलिया। चौथा पांचवें के बाद में छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया डाल दो। बात सीधी सी है, दिमाग में सेट कर लो, दिमाग लगा लो थोड़ा सा, मामला क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एशिया कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। दो तरह के मैप होते हैं, एक तो फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है। ये फिजिकल मैप है यहाँ पर, और ये पॉलिटिकल मैप, फिजिकल दोनों साथ में है। देखो इसमें गोबी मरुस्थल है, और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, जिसको मैं पीडीएफ आपको दूं ना, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। और साथ साथ में मैं अभी समझाता भी जाऊंगा। हम बात करें विश्व की 60% जनसंख्या है वो आपके कहां पर है? एशिया के अंदर है। एशिया के कुछ माउंटेन्स की बात करेंगे तो हिमालय है, जो आपके 8848 कहो, 50 को लगभग उसके आसपास है। तो थोड़ी सी सीधी सी बात है, ठीक है, ओके। अब यहां पर ये ध्यान रखना, हिमालय है वो आपका संसार का सबसे ऊंचा माउंटेन हो गया, नवीन वलित है, नया है, और न्यूली फोल्डेड माउंटेन है, नया है, वलित है। सर वलित कैसे होता है? वलित का मतलब ये होता है कि बीच में सेडिमेंट या गाद अवसाद होते हैं, जो दलदल क्षेत्र है महासागर का हो गया, दोनों प्लेटें यानी दो बड़े विशाल पर्वत, दो विशाल भूखंड कहेंगे, पर्वत तो नहीं कहेंगे, वो भूखंड आपस में आते हैं, तो बीच का कचरा है वो बाहर निकल जाता है, उससे माउंटेन बन जाता है, नवीन वलित पर्वत हो गया ये, इस तरीके से। अरारात पर्वत है, तुर्की का हो गया। पामीर विश्व की छत कहलाता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विश्व की छत है वो आपका पामीर का पठार है, जो कजाकिस्तान किर्गिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत, यहां पर कहेंगे पामीर का पठार, कजाकिस्तान किर्गिस्तान ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर पामीर का पठार है ना। पामीर गांठ जो है यहां पर इंडिया के उत्तर में, पामीर की गांठ जिसे कहते हैं। पुंजुक जाया इंडोनेशिया की सबसे ऊंची चोटी है, इंडोनेशिया की सबसे ऊंची चोटी पुंजुक जाया, यहाँ इंडोनेशिया क्षेत्र। उसके बाद फ्यूजियामा पर्वत जो है वो या जापान की सबसे ऊंची चोटी है। जापान कहाँ है सर? ये छोटा सा जो द्वीप है ना, ये आपका जापान है। ये अराकान योमा है वो हिमालय का ही प्रसार है। जो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी, जो म्यांमार की सबसे, अराकान योमा पर्वत म्यांमार के अंदर है। ये पर्वत कहां पर है? म्यांमार में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट विक्टोरिया। थोड़ा ध्यान देना, यहां पर अराकान योमा की बात, मैं इसकी बात कर रहा हूं। म्यांमार ये जो क्षेत्र है ये म्यांमार है, ये हिमालय पूरा क्षेत्र यहां आते आते इस तरह से जो फैला हुआ है हिमालय का विस्तार, वो अराकान योमा ही है। तो ये एशिया के जो कुछ माउंटेन है आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब कुछ माउंटेन की फोटोज मैंने यहां पर लगाई हैं, आप लोग बड़े आराम से देखना। ये पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लेना, एक स्लाइड पे 4 फोटो लगा लेना, 30-40 रुपए के अंदर अंदर सारी चीजें मिल जाएगी। कुछ माउंटेन की फोटो है, जैसे तियान शान है, कुनलुन शान है, और भी बहुत सारी चीजें। यहाँ पर इंडिया के ऊपर जाओगे तो आपका अल्ताई श्रेणी है, जैसे मंगोलिया चाइना के बॉर्डर पर है, ये मंगोलिया है, ये मंगोलिया देश है। तो यहाँ पर अल्ताई श्रेणी देखने को मिलेगी, शान श्रेणी है, ग्रेट खिंगन श्रेणी है, फ्यूजियामा जापान का है, आसो पर्वत भी जापान का है, ये जापान है, आसो पर्वत है। पिछली बार जापान का प्रश्न पूछा गया था, ले भाई, पिछली बार जापान का प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, पूछा गया था, तो इस बार भी हो सकता है। कई सारे माउंटेन वगैरह दिए गए, आगे पढ़ेंगे। एशिया के प्रमुख पर्वत हैं, उनका मैंने और फोटो लगाया है, थोड़ा आप लोग जूम करके देखना पीडीएफ के अंदर, ठीक है। फिलहाल के लिए जो मेन थे वो मैंने बता दिए। इसमें जो अपना हिंदू कुश है ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये पामीर की पठार, जो पामीर की गांठ है वो इंपोर्टेंट है। कुनलुन पर्वत है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अल्ताई वगैरह मैंने बता दिए सारे, ठीक है। अब एशिया के कुछ प्रमुख पठार हैं, एशिया के प्रमुख पठार हैं, उनकी बात करेंगे। एशिया के प्रमुख पठार, ठीक है।
बहुत इंपोर्टेंट पठार बता रहा हूँ, एक एक चीज बहुत शानदार वाली। आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इवन आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड का भी पेपर पूछा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा माउंटेन किस देश में स्थित है इतना ही पूछा था। जैसे मुझे याद है एपेनाइन पर्वत का पूछा था, अभी सितंबर में पेपर हुआ 7 सितंबर को, एपेनाइन पर्वत कौन से देश में स्थित है, तो एपेनाइन है वो इटली में स्थित है। तो इतना सही पूछा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा। तो उतना तो मैं इस क्लास में से मिला दूंगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर आया तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन 80% 90% इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस क्लास से आ जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स वीडियो का कहां से पढ़े, मैं करवा दूंगा, इंडिया वर्ल्ड राजस्थान तीनों करवा दूंगा। 2-4 दिन का समय दो मुझे। प्रमुख पठार में एक तो अनातोलिया का पठार है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो तुर्की के अंदर है, तुर्की यूरोप में भी है और एशिया में भी प्रसार है इसका। ठीक है, यहाँ पर ईरान का पठार है, तिब्बत का पठार, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, ये वाला जो आपका तिब्बत का जो क्षेत्र है वो आपका तिब्बत का पठार। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार। और पामीर की गांठ आप लोगों को याद रखनी है, विश्व की छत जिसे कहते हैं, तिब्बत का पठार याद रखना है। शान का पठार है वो आपका म्यांमार के अंदर है, यहाँ पर शान का पठार। तो अनातोलिया भी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलो। विश्व की सबसे बड़ी झील है जो कैस्पियन सागर है, विश्व की सबसे बड़ी झील है, हम जिनकी बात करें कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील, एशिया के अंदर ही यहाँ पर ये रही कैस्पियन सागर, यहाँ पर आती है। ठीक है, कैस्पियन सागर यहाँ पर आती है। और विश्व की सबसे गहरी झील जो बैकॉल झील है, जो कि रशिया के अंदर स्थित है, बैकॉल झील, लेक बैकॉल है। लेक बैकॉल कहाँ है सर, ये रही लेक बैकॉल। लेक बैकॉल ये रही जो रामसर में भी शामिल है, लेक बैकॉल। तो लेक बैकॉल के संबंध में विश्व धरोहर के अंदर है, विश्व की सबसे गहरी झील है। एक बार तो एक आदमी यूरोप के अंदर है, यूरोप के अंदर एक ग्रेट कॉन्स्टेंटा झील है, वो भी काफी गहरी है और डरावनी भी है। एक आदमी सर्दियों में उसको पार करके जा रहा था अपने घोड़े के ऊपर, झील जमी हुई थी, और उस ग्रेट कॉन्स्टेंटा झील को पार करके दूसरे छोर पर गया। किसी व्यक्ति ने उसको कहा कि तुझे पता है तो अभी जिसके ऊपर से आया वो ग्रेट कॉन्स्टेंटा झील थी। उसमें से वो सोचा जमीन होगी, इतना सुनते ही वो दिल के दौरा पड़ने से मर गया। तो ग्रेट कॉन्स्टेंटा झील यूरोप के अंदर बड़ी डरावनी है। यूरोप के अंदर एक उत्तरी सागर है, नॉर्दर्न सी है इंग्लैंड के पास में, उत्तरी सागर, वहां पर इतनी खतरनाक लहरें चलती है कि वहां जहाज, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना नॉर्थ सी, खतरनाक तो हवाएं चलती हैं, इतना दुर्गम वो रास्ता है कि पूछो ही मत। आप डर जाओगे उस वीडियो को अगर देखा तो, है ना, डर जाओगे, मतलब थोड़ा सा होता है ना, रोमांच से भर जाओगे, इतना खतरनाक जगह भी है क्या, नॉर्थ सी है यूरोप के अंदर। तो हम बात कर रहे थे एशिया की सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन झील है, वो मैंने मैप में बता दी। आपकी बैकॉल झील मैंने रशिया के अंदर बता दी आपको। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी कॉल्डेरा झील है वो टोबा झील है, इंडोनेशिया के अंदर है। देखो कॉल्डेरा क्या होता है सर, देखो कॉल्डेरा मतलब जब भी ये इस प्रकार से कोई माउंटेन होता है, इस माउंटेन के ऊपर मान लो ये ज्वालामुखी फट रहा है, छोटी सी जगह है जहां से क्या है ज्वालामुखी फट रहा है, यहां से भी कोई छोटा सा छेद हो गया, छोटे छेद हो गए, छोटे छोटे छेद है, बहुत सारे छोटे छोटे छेद है जिन्हें कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं, क्रेटर। और इन क्रेटर में अगर पानी भर जाए तो उसे कहते हैं क्रेटर झील। और राजस्थान में भी एक क्रेटर झील है, बताओ कहां पर है, जिसे अभी भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था। क्रेटर, कई बार एक बड़ा धमाका होता है ज्वालामुखी का तो सारे क्रेटर ध्वस्त हो जाते हैं और एक बड़ा खड्डा बन जाता है, और इस बड़े खड्डे को क्या कहते हैं, कॉल्डेरा कहते हैं। इस बड़े खड्डे को कहते हैं कॉल्डेरा। और इसमें जब पानी भर जाए तो इसमें क्या कहेंगे इसको, इसमें जब पानी भर जाए तो भाई, इसमें जब पानी भर जाए तो उसे कहेंगे कॉल्डेरा झील। और इससे पहले जो छोटे छोटे छेद थे वो तो थे क्रेटर, और बाद में जब बड़ा सारे क्रेटर एक साथ मिल गए बड़े धमाके से, एक साथ ढह गए, और ढहने के बाद में बड़ा जो खड्डा बन गया वो हो गया कॉल्डेरा। तो कॉल्डेरा झील की बात हुई। विश्व की सबसे बड़ी जो कॉल्डेरा झील है वो टोबा झील इंडोनेशिया के अंदर है। टोबा झील इंडोनेशिया, इंडोनेशिया कहाँ है सर, ये रहा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया, यहाँ पर टोबा झील है, यहाँ लेक बैकाल है, ये कैस्पियन सागर है ना, एशिया का मैप दिया हुआ पूरा मैप है, ये कैस्पियन सागर है। तो कैस्पियन झील भी कहेंगे इस तरह से। ये पूरा इसका क्या है, फिजिकल पॉलिटिकल दोनों तरह का मैप है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, यहाँ पर कहीं है जैसे पीत सागर है, येलो सी है, ईस्ट चाइना सी है, ओकोटस्क सागर है, तो पूछेंगे परीक्षा में। ये बेरिंग सागर है, ये बेरिंग सागर हो गया, बेरिंग की जल संधि है, आपसे पूछेंगे बेरिंग की जल संधि किसको अलग करती है, तो आप कहोगे बेरिंग की जो जल संधि है ना सर, ये आपके अमेरिका और रशिया को अलग करती है, और यहां से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है, इंटरनेशनल जो है आपकी डेट लाइन गुजरती है, ये डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये टाइम लाइन है जो यहां से गुजरती है, इंग्लैंड से जो समय रेखा गुजरती है वो तिथि रेखा है। ये क्या है, यहां से गुजरती है तिथि रेखा। तो ये थोड़ा सा वर्ल्ड मैप में पता होना चाहिए आप लोगों को, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बेरिंग जल संधि बिल्कुल यूएसए एंड रशिया को अलग करती है, बिल्कुल शाबाश। और बैकाल भी याद रखो। ये देखो ओखोटस्क सागर का पूछा गया था प्रश्न, ये ओखोटस्क है जापान के पास में, ओखोटस्क सागर। और ये आपका पीला सागर है, पीला सागर। कई सारी चीजें दी हुई, फिलीपीन सागर है, साउथ चाइना सी है, सुलू सागर है, सिलेबस सागर है, बांडा सागर है, बांडा देखो, अराफुरा सागर है, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ बताऊंगा। ठीक है,
और ओमान की खाड़ी है, पर्शियन की खाड़ी है, पर्शिया की खाड़ी है। तो चलिए ये आप लोगों को याद रखने हैं। और एक है मृत सागर जो जॉर्डन इजराइल सीमा पर है, विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु है ना। मृत सागर जो इजराइल जॉर्डन की सीमा पर है, इजराइल जॉर्डन की सीमा पर आपका इजराइल जॉर्डन यहां पर है मृत सागर, ये रहा इजराइल। तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर मृत सागर, जो मृत सागर में क्या है, सैलिनिटी ज्यादा है। सैलिनिटी का मतलब होता है कि लवणता बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर उसमें गिर जाए तो डूबता नहीं है, हालांकि डूब जाता है लेकिन लंबे समय तक थोड़ा उसे बचाया जा सकता है, वो चीज है। थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज में। सैलिनिटी मतलब लवणता ज्यादा है, लवणता प्रति हजार में मापी जाती है। लवणता इस तरह से मापी जाती है, जैसे औसतन होती है 34, 33, 34 प्रति हजार, ये लवणता होती है। झीलों की लवणता, झीलों की, महासागरों की लवणता है वो प्रति 1000 ग्राम के हिसाब से मापी जाती है। अब एशिया की कुछ फेमस झीलें हैं। ये तो इंटरनेट देता है, मैंने तुम लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफ्स यहाँ पर लगा दिए, शानदार चीजें। ये पीडीएफ जब तुम्हारे पास आएगा ना तो तुम्हें बड़ा मजा आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार चीजें, A to Z। ओके, बढ़िया तरीके से। यूराल हम कह रहे हैं झीलों के अंदर, वान झील है जो आपकी टर्की के अंदर इंपोर्टेंट है। बालकाश झील कजाकिस्तान में, बैकाल रशिया के अंदर है, लोपुनूर मंगोलिया रशिया, पेंगोंग झील है जो आपकी लद्दाख वहां पर है। हाँ जी, आगे देखो, कैस्पियन झील होगी, टोनले सप झील कंबोडिया की होगी, टोबा झील है वो आपकी इंडोनेशिया की होगी। टोबा झील कहां की होगी, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में टोबा झील है। अभी बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। बढ़िया बढ़िया चीजें सारी की सारी, तो ये झीलें आप लोगों को याद रखनी। अब मेजर लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, अब विश्व की प्रमुख झीलें हैं वो इसी एक मानचित्र में दी हुई है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगी। अमेरिका से स्टार्ट करें तो ग्रेट बियर लेक है, फिर आपका ग्रेट स्लेव लेक है, लेक विनपिंग है अमेरिका में, साल्ट लेक है, लेक मिशिगन है, इरी है, ओंटारियो है, यूरन है, सुपीरियर है, और आपका ये जो देखा जाए तो 5 झीलें बहुत इंपोर्टेंट है। ये 5 झीलें जो अमेरिका में है तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है। 5 झीलें, फिर टिटिकाका है, हर एक महाद्वीप की पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एशिया की पढ़ेंगे। तो आपकी वान झील होगी, बालकस होगी, और इसके अलावा जो लेक बैकाल होगी। ये इस तरह से एशिया की झीलें आप लोगों को याद रखनी है। विश्व की सारी झीलें हर एक मैप में मैं बताता जाऊंगा। डरना नहीं है, अंग्रेजी के शब्द पढ़ नहीं सकते क्या, इतने तो होशियार हो, इतने लंबे समय से आप लोगों ने पढ़ाई की है। छोटे छोटे सामान्य से शब्द है, थोड़ा प्यार करना सीखो। अरे पढ़ाई से आ जाओ। एशिया की प्रमुख नदियां, एशिया की प्रमुख नदियों में बात करें तो विश्व एशिया की सबसे लंबी नदी है वो यांगसी नदी है, जो आपके चीन से होकर के बहती है। यांगसी नदी है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है वो 6300 किलोमीटर है, और तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत के पठार से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की बात करें, सिर्फ आपकी क्लास से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? सुमित बेटा पिछले 1 साल से क्या कर रहे थे? मैं आपको इतना कह रहा था कि बैच में पूरे साल जम के पढ़ो, लास्ट में मैं जबरदस्त रिवीजन कराऊंगा। अगर आपने मेरी बात मानी है तो सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता। ना आप सोचते हो कि लास्ट में 15-20 दिन में आके सिलेक्शन ले लेंगे, तो भाई आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। ऐसे बच्चों को वापस से कहूंगा, शुरू से पढ़ो, 6 महीने बैच के अंदर जम के पढ़ो, और फिर क्वेश्चन ना मिले तो मेरे से कहना, ठीक है। 10-15 दिन में पेपर नहीं निकलता है, 10-15 दिन में रिविजन होता है। ओके, तो पढ़ाई में इन्वेस्ट करना सीखो, कई सारी चीजें होती है। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी, तिब्बत के पठार से यहां से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में जाकर के गिर जाती है। और वांगही नदी, या जिसे हम पीली नदी कहते हैं, वो चीन का शोक कहलाती है। ये चीन का शोक क्यों कहलाती है? क्योंकि कोई भी नदी है वो बाढ़ लेकर आती है, इस वजह से तबाही मचाती है। तबाही मचाने के कारण उसे हम क्या कहेंगे? शोक, मतलब सोरो, सोरो ऑफ चाइना। एशिया की सेकंड सबसे लंबी नदी वांगही नदी, या पीली, पीली वांगही या यांगसी, एक ये हो गई, वांगही पीली एक ही बात है। यांगसी चाइना की नदी, चाओ फ्राया नदी बाकी को भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है, थाईलैंड बैंकॉक की है। लीना नदी है वो बैकाल पर्वत यानी कि आपके लेप्टिव सागर तक बहती है, रूस की सबसे लंबी नदियों के अंतर्गत। हालांकि वोल्गा की बात करेंगे तो वोल्गा यूरोप में आ जाती है, वोल्गा यूरोप में आ जाती है, रूस से निकलती है, लेकिन रूस की सबसे लंबी नदी नहीं है। रूस की सबसे लंबी नदी लीना है। दजला फरात है वो इराक की है। इरावदी नदी है जिसे म्यांमार की गंगा कहते हैं, वो म्यांमार में बहती है। अब ये नदियों का मैप मैंने दिया हुआ है, अच्छे से देख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने बात किसकी की थी? ये आपकी यांगसी नदी, ये है आपकी यांगसी नदी, ये यांगसी है जो यहां से ऐसे बहती है। और एक थे येलो नदी, ये आपकी पीली नदी, दिख रही है, ये पीली नदी है ना। ये तिब्बत के पठार है, ये तिब्बत प्लेट्यू है, यहां से ये पीली नदी निकलती है ऐसे, और बीजिंग देखो पास में है। इधर आपका यांगसी है, जो ये यांगसी यहां से होते हुए यहां से होते आगे जाएगी, और पर्ल हो गई। इधर मैकोंग नदी हो गई, ये मैकोंग है, मैकोंग, ये सब म्यांमार वगैरह में याद रखना, मैकोंग, मैकोंग रिवर। तो नदियों के नाम याद रखने पड़ेंगे। मैकोंग रिवर है। अच्छा, ये यारलुंग सांगपो किसका नाम है भाई बताओ? यारलुंग सांगपो किसका नाम है? यहां लिखा हुआ है यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो कौन सी नदी का नाम है? कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में?
ये अपने ब्रह्मपुत्र है, यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र है। ये देखो यहां से निकलती हुई फिर ऐसे ऐसे भारत बांग्लादेश सीमा तो आगे चली जाएगी। इरावदी है, और इरावदी हो गई आपका, साल्वेन हो गई और मैकांग हो गई। ये तीनों नदियां म्यांमार की है। इरावदी और मैकांग ये म्यांमार की है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है। और ये सिंधु, ये सतलज, गंगा, ये ब्रह्मपुत्र, और फिर यांगसी है, और फिर वो पीली नदी है पर्ल हो गई, यांगसी इस तरह से जाती है, और ये इस तरह से आपको याद नहीं। और मैकांग नदी जो है ना, ये लाओस कंबोडिया होते हुए फिर आपका आगे हो ची मिन वियतनाम होते हुए साउथ ईस्ट एशिया तक आगे जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कठिनाई होगी। हमेशा एक चीज याद रखना, एग्जाम में प्रश्न आते हैं चूज द बेस्ट लूज द रेस्ट, जो फोकस एरिया है जहां से प्रश्न बनते हैं, कोर एरिया से प्रश्न आते हैं हमेशा। 80% क्वेश्चन कोर एरिया से आते हैं, डरने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, बल्कि चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट। यांगसी, येलो, मैकोंग, इरावदी वगैरह ये देख लो, बहुत है। एशिया के फेमस डेजर्ट जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग में रखना है। एशिया के प्रमुख मरुस्थलों के अंदर हम बात करें तो गोबी मरुस्थल है, जो पथरीला मरुस्थल है, वहां से स्टार्ट करता हूं मैं। देखो, ऐसा मरुस्थल जिसमें पत्थर होते हो, मिट्टी के साथ में पत्थर पाए जाते हैं, वो हमादा कहलाता है। हमादा मरुस्थल अफ्रीका में भी है, और ये देखो गोबी मरुस्थल भी है, चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। और चीन और मंगोलिया की सीमा की बात करें तो यहां पर है, चाइना के पास है, चाइना मंगोलिया ऊपर की ओर गोबी मरुस्थल हो गया। फिर है आपका टकला मकान। टकला मकान कैसा मकान? टकले का मकान। कहां पर? एशिया के अंदर। एशिया में भी आपका त्यांशान और कुनलुन पर्वत श्रृंखला के बीच में यहां पर टकला मकान, ये रहा टकला मकान। ये था आपका, अभी हमने पढ़ा जो है गोबी मरुस्थल, ये गोबी मरुस्थल है, ये टकला मकान है, ठीक है, कुनलुन और त्यांशान पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में। फिर है आपका रूब अल खाली, विश्व का सबसे बड़ा अर्ध मरुस्थल सऊदी अरबिया के अंदर स्थित है, तो सऊदी अरबिया के अंदर हो गया, ठीक है, इस तरफ वाले भाग में। तो कुछ प्रमुख पर्वत जो है आपके मरुस्थल भी दिए हुए हैं। गोबी है वो आपका मंगोलिया चाइना की सीमा पर है, थोड़ा ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। टकला मकान इंपोर्टेंट है, ये आपके एशिया के गर्म मरुस्थल है। ओसाका, जिसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, नहरों का देश पाकिस्तान कहलाता है एशिया के अंदर। एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की कहते हैं, तुर्की यूरोप से एशिया में आया जाता है। चावल का कटोरा साउथ चाइना को कहते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, और सबसे गहरा गर्त है वो मैरियाना ट्रेंच है, जो लगभग 11 किलोमीटर है। और ये मैरियाना ट्रेंच है आपके कहां पर पाया जाएगा? प्रशांत महासागर में पाया जाएगा। मैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ाऊंगा तब उसके साइड में पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है, वहां पर समझाऊंगा। तो ये एशिया के संबंध में बताई हुई बातें हैं कि भाई एशिया में कौन सा किसके लिए जाना जाता है। हमें एशिया के पर्वत देखे, एशिया के नदियां देखी, झीलें देखी, एशिया के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन देखी। ठीक है जी, ओके सर, आई बात समझ में। क्लास के एंड में थोड़ा रिवीजन करा देना गुरुजी, दिमाग में बात सेट हो जाए। अभी कराता हूँ, रुक जाओ, जैसे क्लास एंड होगी सारा रिवीजन करा दूंगा। मेरे पास जो बच्चा आ गया ना, उसको मैं जबरदस्ती पकड़ करके याद करवा देता हूँ। तुम नहीं याद करोगे तो भी तुम्हें याद होना पड़ेगा। एक फॉर्मूला है, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। आप बार बार रिकॉल करो ना, अपने आप याद होगा। अब पढ़ते टाइम में, रिवीजन के टाइम में, ऐप में कितने बार टेस्ट दिए उस टाइम में, साल में इतने रिवीजन कर दिए, तो भाई कोई ठोट नहीं होता है, कोई होशियार नहीं होता है, बस 4-5 बार पढ़ना होता है। बिल्कुल, आशीर्वाद बेटा, सभी को आशीर्वाद। नंदिनी, भावना, अभिषेक, अंकित, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये एशिया का पॉलिटिकल मैप है जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। एशिया कंप्लीट होता है, अफ्रीका की